नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन बालियान है और फिलहाल हम किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच मौजूद हैं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन में एक लड़का बहुत वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। आज हम इनसे जानेंगे ये कहाँ से आए हैं, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, आखिर क्या व्यवस्थाएं बनी कि यूपीएससी की तैयारी करता हुआ एक लड़का किसानों के बीच आ पहुँचा और किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। अपना नाम और आप कहाँ से आए बताइए। मेरा नाम आपने बताया जयदीप नाम है मेरा, और हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूँ और किसान का बेटा हूँ। किसान के बेटे हैं, हरियाणा सोनीपत से आए हैं। तो जयदीप, हमें एक बात बताइए कि आपके बारे में बताया जाता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी में वायरल हुआ ये लड़का किसानों की आवाज़ उठा रहा है, इस प्रकार की बातें हमने पढ़ी हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि यूपीएससी करते करते आप किसानों के बीच आप पहुँचे, आप आंदोलन कर रहे हैं। तो यूपीएससी की तैयारी पर आपका क्या असर पड़ा? फिर आप तैयारी नहीं कर पाओगे तो ठीक है, सरकार के ऊपर फोड़ोगे कि मैं बेरोजगार हूँ। देखिए, मैं स्कूल टाइम से ही टॉपर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई में मन था, अच्छा लगता था पढ़ना और टॉप करना। अगर मैं सेकंड भी आ जाऊँ तो मुझे बात खलती थी, मुझे सिर्फ पहले नंबर पाना था। रही बात आगे की, वहाँ से सपना होता है लोगों का कि मतलब बड़े कॉलेज में चला जाऊँ, बड़ी यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ। तो मेरा फॉर्चुनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, जो सपना ही होता है। गाँव से अगर आप इतनी बड़े मतलब देश की राजधानी में आ रहे हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है देश में, बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, पूरे देश की राजधानी है, सारी एक्टिविटी होती है। जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होती हैं और कहीं भी नहीं होती। वो हरियाणा में 2-3 यूनिवर्सिटी ऑप्शन था मेरे पास। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अच्छा नाम है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में, या हिसार में एक यूनिवर्सिटी है उसका नाम था, ऑप्शन थे। लेकिन मैं चाहता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो, और उस टाइम पे एडमिशन लिया। और 3 साल मतलब 2013 में एडमिशन लिया था, 3 साल बाद पास आउट हुए। और उसके बाद मेरा मन था कि क्रिकेटर बनना है। आज मैं अपनी वो बातें बताऊंगा आपको जो पता नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा गांव से की है या फिर कोई जिला जो आपका लगता है वहाँ से? छोटा सा गांव है, ईसापुर खेड़ी, तहसील गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। केवल 2200-2300 वोट का गाँव है, मतलब छोटा सा गाँव है। और गाँव से दूर थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर एक बुटाना गांव है, एक जनता बुटाना नाम से एक स्कूल है, जो चंदा इकट्ठा करके 1951 में एक चौधरी दजाराम जी होते थे, उनके कर कमलों से वो स्कूल बना था। वो जो कि बहुत बड़ा स्कूल है उस एरिया का। वो एक बहुत बड़ी संस्था है, कॉलेज है, वहाँ पे कई तरह के कोर्स हैं। तो वहाँ पे मैं पढ़ा। शुरू में 8वीं तक की कक्षा गाँव में ही की थी, सरकारी स्कूल होता है। किसान के बेटे थे, पैसे पूछे थे नहीं घर वालों के पास, ना अवेयरनेस थी कि पढ़ाना लिखाना ये है। वो बस वही बोल रहा हूँ ना कि वो आदत बन गई थी। 1-2 क्लास में फर्स्ट आ गया, 3री-4थी में, तो फिर वो नशा हो गया कि मैं तो पहले नंबर पर ही आना है। तो वो कंपटीशन के कारण मैं बढ़ता गया और लड़ते गए। तो इस कारण मैं वहाँ से पास आउट हुआ 2013 में जनता बुटाना से। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, साउथ कैंपस मोतीलाल नेहरू कॉलेज में एडमिशन लिया केमिस्ट्री ऑनर्स से। और जो केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने सब्जेक्ट लिया था वो मुझे आज तक नहीं पता मैंने क्यों लिया था, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी। घर वाले अनएजुकेटेड हैं, किसी ने कुछ नहीं पता था क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो वहाँ पे सिर्फ ही था कि बाहर जाएंगे, कुछ सीखेंगे, नौकरी लेना एक मकसद था। कि क्योंकि ऐसे घर से आता था कि डिमांड था कि 17 साल का होते ही नौकरी चाहिए। इस देश के हालात, जंगल है ना ये देश, इतनी गरीबी है, तो 17 साल 18 साल के होते ही मुझे नौकरी चाहिए थी। घर की डिमांड थी, आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे। उसके बावजूद आज मैं 25 साल का हो चुका हूँ। फिर सपना था क्रिकेटर बनने का भी, अच्छा खेलता था मैं गाँव में। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, सेकेंड ईयर के बाद लगने लगा कि अब मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई, क्योंकि दिमाग कहीं था, मेंटली कहीं, फिजिकली कहीं, दिमाग वहीं रहता था कि मैं खेलूंगा मतलब क्रिकेट। तो उसके लिए दिमाग था, मैंने पढ़ाई पे बिल्कुल छोड़ दिया था ध्यान। तो कोचिंग ली, मैं मुंबई चला गया। मुंबई अब ऐसी बात बता रहा हूँ, आप इमोशनल है ये बात थोड़ी सी, क्योंकि दिल्ली में आए थे और मैं मुंबई चला गया। मेरा कोई नहीं है, बगैर किसी को बताया। आज तक मेरे घर वालों को नहीं पता है, ये मैं माइक पर आपको बता रहा हूँ। किस सपने को पूरा करने के लिए मुंबई गए थे, क्या मन में था? वही मैं बोल रहा हूँ, क्रिकेटर बनना था। मेरे माँ बाप को आज तक नहीं पता है, ये बात आपको बता रहा हूँ मैं। मुंबई में तो अधिकतर लोग अभिनेता बनने के लिए जाते हैं, आप क्रिकेटर बनने के लिए गए? कोई एकेडमी ज्वाइन की? 20 साल का 21 साल का लड़का था मैं उस टाइम पे। बस एग्जैजरेशन थी माइंड में कि सिर्फ तू क्रिकेटर बनना है तुझे, तू उसके लिए बना है।
तो एक टाइप मतलब अनऑर्थोडॉक्स गेम था, धोनी टाइप का बोलते थे लोग, धोनी 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 गाँव में ये वो। तो मेरे मन में क्या था कि जो जिम खाना क्रिकेट क्लब था जहाँ से सचिन तेंदुलकर निकले थे, विनोद कांबले निकले थे, कि वहाँ पे जाके कोचिंग लूँगा। वहाँ से एक मक्का बोलते ना इंडिया की क्रिकेट का कोचिंग सेंटर हो, तो वहाँ पे जाके मेरा सपना था वहाँ कोचिंग करूँगा, वहाँ से मेरा गेम निखरेगा और आगे बढ़ेंगे। लेकिन सॉरी मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा आपको, लेकिन 1-1.5 साल बाद मुझे लगने लगा कि वहाँ मतलब क्रिकेट तेरे मतलब आपकी मतलब नॉट माई कप। ऐसे क्यों, क्या हालात, मतलब आपने ऐसा क्या देखा? 3 महीने रहा था मैं मुंबई, तो लेकिन वहाँ पे बारिश होने लगी, बारिश में क्रिकेट नहीं होती, ग्राउंड गिल्ला हो जाता है, तो वहाँ पे आ गया था। फिर पता भी चल गया था कि क्रिकेट कहीं भी खेलो, दिल्ली या मुंबई, मतलब नहीं होता, आपका गेम होना चाहिए। तो मैं आज दिल्ली में आके कोचिंग की, एक नेताजी सुभाष पैलेस पे 2-3 अकेडमी वहाँ पे, तो वहाँ 1 साल के करीब कोचिंग की। तो वहाँ पे पता चल गया कि ये सब बिजनेस है, पैसा चाहिए। उम्र भी होगी थी 21 साल की, और उसमें जो 21 साल का लड़का होता है वो इंडिया खेल जाता है। तो बाद में चीज़ें समझ में आई, तो फिर मैं वहाँ से निकला कि एक पैशन अच्छी चीज़ है। पैशन में और पागलपन में फ़र्क होता है। पैशन है आपका कुछ बनना, ठीक है, लेकिन अब उसी के पीछे लगे रहे हो आप, कुछ हो नहीं रहा, तो पागलपन बोलते हैं उसको। तो मैं उसको छोड़ के आ गया और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया कि अब पढ़ना है। उस टाइम पे मकसद यही था कि इस धरती पे जो कुछ है ना वो सीखना है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए नहीं लगा था मैं, उस टाइम पे मैंने मकसद था कि मैंने तो सीखना है। बाद में क्या है कि मतलब मैं पढ़ता गया, ये तार होते हैं, एक बुक पढ़ोगे तो आप वहाँ से तार मिलेंगे, वो बुक मतलब वहाँ से लेखक बताएगा, मैंने वो बुक पढ़ी थी, मतलब ये तार होते हैं, वहाँ से पता चला कि आपको कैसे मतलब अपनी सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ना चाहिए। तो मैंने सारी NCERT वगैरह पढ़ी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, 6ठी से 12वीं तक पूरा। तो उसके बाद फिर एक ग्रिप होगी थोड़ी सी सब्जेक्ट पे, तो उसके बाद फिर यूपीएससी वगैरह सर्च किया ये वो, तो उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक होती है वो पढ़ा। और अब 1.5-2 साल हो गए, बल्कि 25 साल की उम्र हो गई है, 22 साल का मैं जब ये काम करने लगा। तो आप मुझे बताएं, जो बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या वो चपरासी का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता? समझ रहे हो ये देश के हालात। एक छोटे से जिले के छोटे से गांव से छोटे से किसान के एक पुत्र जो बचपन से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा में टॉपर रहे हैं, और वो दिल्ली विश्वविद्यालय के उस विश्वविद्यालय में कॉलेज में एडमिशन उनका हो जाता है, जहाँ पर इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों का ड्रीम होता है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े। आप वहाँ पर एडमिशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, आप वहाँ पर असफल हो जाते हैं। अब आपने यूपीएससी की या सरकारी नौकरियों की तैयारी की, आखिर ऐसा क्या रहा कि जयदीप मलिक जो एक छोटे से गाँव से निकला है, बड़े महानगर में बड़े यूनिवर्सिटी में आकर क्या जयदीप को दिल्ली की हवा लग गई? हवा अगर इस चीज को हवा बोलते तो हाँ लग गई मुझे, क्योंकि जो यही तो मेरा देश है। आखिर क्या कारण रहा? यही तो लोकतंत्र है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कि एक छोटी सी जगह से आके अब आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पसंद आ रही है। जो मेरा दर्द है, जो मैं बोल रहा हूँ, शब्द पसंद आ रहे हैं। समझ रहे हो, ये खूबसूरती है इस देश की। और इस खूबसूरत को एक बगीचा है, ये बगीचे को खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोला ना मैंने आपकी यूपीएससी की तैयारी की है, लेकिन एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हो नहीं पा रहा। मैं कर तो सकता हूँ, एबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो करने नहीं दिया जा रहा। वही हमारा सवाल है ना, जिम्मेदार किसे मानते हो? जिम्मेवार सरकारें हैं, और कौन है? हम सरकार को वोट लेके बनाते हैं, किस लेके सारा, क्योंकि वही वहाँ से पॉलिसी मेकिंग होती है, वहाँ से कानून मेकिंग होती है। सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। अब जो मैं बोल रहा हूँ, जुबान पे लगाम लगा सकती है सरकार, कानून लेके आ सकती है। ऐसा कानून बना दे कि रोलेट एक्ट आया था 1919 में, उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ था। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो क्यों हुआ था? रोलेट एक्ट ये बोल रहा था कि आपकी बोलने की आज़ादी खत्म कर दी जाएगी। तो ये तानाशाही, अंग्रेजों ने तानाशाही की थी, वही तो है। ये क्या है आजकल? ये NSA के चार्ज लगा रहे हैं, सेडिशन के चार्ज लगा रहे हैं, यूपा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बगैर ट्रायल के आतंकवादी घोषित किया जा रहा है किसी इंसान को। तो ये क्या है? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? तो ये देश को खत्म किया जा रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा अकेले का दर्द नहीं है। मैं बोला ना कि 17 साल के जयदीप को नौकरी चाहिए थी, अब मैं 25 साल का हो चुका हूँ। मेरी माँ का दिल्ली फोन आता है कि बेटा क्या कर रहा है, कब लगेगी नौकरी? प्रेशर है ना, डिप्रेशन में जैसे हालात है भाई साहब। हम अकेला नहीं बोल रहे, ये देश जंगल है, अकेला जयदीप ऐसा नहीं है। भूखे मर रहे हैं, सड़ रहे हैं लोग। जो बगीचा नष्ट किया जा रहा है आपके अनुरूप, तो अब जयदीप क्या चाहते हैं? जयदीप उस बगीचे के माली बनेंगे, उसे संवारेंगे, या फिर जयदीप दोबारा अपनी ज़िंदगी वापस चले जाएंगे, कोचिंग करेंगे यूपीएससी की, या फिर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे? आखिर जयदीप का एम क्या है? अब तो
सिर के ऊपर से पानी उतर चुका है। अब सिस्टम में जाके उसको नहीं सुधार सकते क्योंकि वहां भी चोर बैठे हैं। मैं उदाहरण बता दूंगा, अशोक खेमका है, प्रदीप कासनी IAS ऑफिसर, विसल ब्लोअर इस देश के वाड्रा DLF वाड्रा लैंड घोटाला को एक्सपोज किया था अशोक खेमका ने। बहुत बड़ा नाम है इस देश में उसका। क्या उसको आज तक आपने सेलिब्रेट किया? अगर आप क्या होता है कि जैसे क्राइम करता है, मैंने आपका गला काट दिया, आपको मार दिया गोली से, तो मुझे सजा दी जाएगी। क्राइम को मतलब जेल में होता है, तो क्या हम जो अच्छी चीज है उसको प्राइज नहीं दे सकते, रिवार्ड नहीं दे सकते? उस बंदे के साथ क्या हो रहा है कि उसकी 27-28 साल की नौकरी है, 55 बार उसकी बदली हुई है, हर 1 साल में 2 बार बदली होती है। 6 महीने में तो सिस्टम समझ में आता भाई साहब। क्या करेगा वो प्रदीप कासनी? 65 टाइम्स 65 बार उसकी बदली हुई है 28-30 साल के करियर में। जो हमारा जो देश में अच्छी चीज है, जो मोरलिटी है, नैतिकता को बचाने का काम कर रहे थे, विसल ब्लोअर क्या होता है? जो घोटालेबाज है उनको उजागर करना, उसको हम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये वही मैं बोल रहा हूँ ना, एम तो बस है ना सुधारना। भगत सिंह की बात क्यों कर रहा हूँ बार बार? भगत सिंह ने किसकी बात की थी? समाजवाद की बात की थी। तो समाज को कैसे उठाया? गरीब को उठाना पड़ेगा ना। अब ये पूंजीवादी व्यवस्था है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, समझ रहे हो? खत्म कर देगी ये प्राइवेटाइजेशन, नौकरियां। अब मोदी रोजगार तो ट्रेंड हो रहा है, क्या चल रहा हो? एक तो नौकरियां पहले से नहीं है, ऊपर से जो है उनको बेचा जा रहा है। अब लेटरल एंट्री लिया है, पहले तो छुपके होता था, चोर बेचा जाता नौकरियां, तो खुल के बेचेंगे। जो सरकार के करीबी होते हैं या उनके तलवे चाटने वाले होते हैं, चापलूस होते हैं, उनको नौकरी दी जाएगी। तो खत्म होगा ना जयदीप, ये जयदीप खत्म होगा, देश खत्म हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, शेयर करो। ये मेरी अकेले की बात नहीं है, ये पूरा देश खत्म हो जाएगा। अब इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि 65% इस देश की पॉपुलेशन नौजवान है, युवा है। सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड करने से और ताली बजाने से, मजाक करने से कुछ नहीं होगा। अब कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा कि जो कंस्ट्रक्टिव हो, कुछ नतीजा निकले, उसका इकट्ठा होना पड़ेगा। अब अकेला जयदीप का भगत सिंह बनने से कुछ नहीं होगा। अब इकट्ठा ना, हमारे देश है ना, अंग्रेज थोड़ा ना, हम बम थोड़ा फेंक देंगे इनके ऊपर। अब सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। टैलेंट है जो, उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा सिस्टम में। पढ़े लिखे भी करप्ट हैं, क्योंकि वो पता है कि भाई तू करप्शन नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। पढ़ के वो भी जाते हैं, गरीब घर के बच्चे होते हैं, लेकिन जो नेता है वो तो करप्ट है ना, ऑप्शन नहीं ना बचे ना। बोला ना, अशोक खेमका का उदाहरण दिया, ज्यादा कुछ नेता बनेगा तो बार बार ट्रांसफर कर देंगे, फेंक देंगे इधर उधर। तो ये हो रहा है देश में। तो क्या जयदीप का लोकतंत्र से विश्वास उठ चुका है? बिल्कुल हम ये माने, लोकतंत्र से विश्वास नहीं उठा है। लोकतंत्र को बहाली होनी चाहिए देश में। जो तानाशाही हो रही ना, तो तंत्र लोगों पे भारी हो गया, लूट तंत्र बना दिया जिस लोकतंत्र का, उसको लाइन पे लाना पड़ेगा। अब ये तंत्र भारी होगा लोग पे। अब लोगों को उस जगह पे लेके जाना है जहाँ हमसे तंत्र है, या तंत्र से हमसे है ना तंत्र, तो गलत लाइन पे चला गया, उसको सुधारना पड़ेगा और आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आप घर में अकेले हैं या आपके भाई बहन और भी हैं? 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई है, वो अपना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अपना वहीं पे जॉब करता है और खेती वगैरह का काम करता है। तो एक बेटा, एक किसान पुत्र इस देश के नौजवानों की, किसानों की आवाज उठाएगा और एक घर पर रहकर अपने माता पिता की सेवा करेगा और अपने परिवार को संभालने का कार्य करेगा। तो आखिरी संदेश आप क्या देना चाहते हैं? कम शब्दों में आप एक बार हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से दीजिए। क्योंकि अभी देश में इनकलाब की जरूरत है। इनकलाब की मैं बोला ना, लड़ाई नहीं करनी है कि ये लोग सोचो कि जयदीप इंस्टिगेट करा देश में आग लगानी है। नहीं, पीसफुली प्रोटेस्ट होगा। ये देश को आज राष्ट्रपिता की जरूरत है और राष्ट्रपुत्र की जरूरत है, महात्मा गांधी की और भगत सिंह की। तो दोनों का दोनों को मिला के हमें एक ऐसा संगठन बनाना है या करना है कि देश को बदलाव हो। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का कतरा इंकलाब लाएगा। अभी देश में भगत सिंह की जरूरत है। अब इकट्ठे हो जाओ, आपको बोला हूँ। इस वीडियो को जितने बंदे देख रहे हैं, कब से कब शेयर तो कर सकते हो, यहाँ नहीं आ सकते तो हम मर रहे हैं यहाँ पे। आपकी भी तो आवाज है हम। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इकट्ठे हो जाओ, बहुत होगी लूटपाट। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जयदीप बात करने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा इस भारत का एक नौजवान युवा जो फिलहाल अपने घर से दूर एक छोटे से गांव से निकल कर आता है, एक किसान का बेटा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करता है, उसके कुछ सपने होते हैं, वो सपने भी पूरे नहीं हो पाते हैं, और फिर अपने देश के उन लाखों नौजवानों, बेरोजगारों, अपने युवा साथियों के लिए वो फिलहाल आवाज़ उठा रहा है। उसका कहना है कि आने वाले समय में इस देश में समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए
और पूंजीवाद, साम्राज्यवाद या फिर जो तानाशाही देश में चल रही हैं उन्हें दूर भगाना चाहिए। और ये लड़ना चाहते हैं आपके लिए, तो आने वाले समय में ऐसे नौजवानों के साथ अपना साथ दीजिए। आने वाले समय में हम और ऐसे ही जयदीप से, ऐसे ही नौजवानों से जो अपना घर त्याग कर, अपना परिवार त्याग कर इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समय समय पर आपसे मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।